बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने जाना हमारी कार्यपालिका के बारे में, हमारी संसदीय शासन प्रणाली के बारे में, और अपन ने जाना हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत हमने जाना हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद किस तरह से कार्य करते हैं, क्या क्या उनके पास शक्तियाँ होती हैं। अपन ने जाना हमारी स्थायी कार्यपालिका को। स्थायी कार्यपालिका में जो हमारे नौकरशाह हैं, जो प्रशासनिक वर्ग है, वो किस तरह से कार्य करता है, क्या उनकी शक्तियाँ होती हैं और क्या ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें। इन सब बातों को जानने के बाद अब वक्त हो चला है इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर बढ़ने का। तो चलिए लेते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है। संसदीय कार्यपालिका जाना था अपन ने अच्छे से। कार्यपालिका के 3 प्रकार पढ़े थे, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। तो जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना, संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, और ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर निर्भर हो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संवाद पढ़ें, आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों। अपने को कुछ संवाद दिए हुए हैं, उनको अपन को पढ़ना है और ये बताना है कि हम कौन से तर्क से सहमत हैं और क्यों सहमत हैं। संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं, चुनाव के बाद संसद की बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। ये 3 कथन हमें दिए गए हैं, तो इसमें से कौन से कथन से हम सहमत हो सकते हैं। देखिए, पहला जो कथन है कि संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा लगाना है, तो हम इस कथन से सहमत नहीं हो सकते। राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, इस दृष्टि से उनका एक महत्वपूर्ण पद है। जब मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है तो एक संवैधानिक प्रमुख, राज प्रमुख हमें चाहिए होते हैं जो कि दूसरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करें। हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं, ये भी इससे मिलता जुलता ही कथन है, तो हम इन दोनों कथन से सहमत नहीं हो सकते। लेकिन जो समा का कथन है, हम उससे सहमत हो सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो उन्हें हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। ये बात ठीक है, उन्हें हटाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक होते हैं, और दूसरा राष्ट्रपति हैं, उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। तो जनता की जो शक्ति है, जनमत की जो शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री को मतलब कि हटाने का जो तरीका है वो है विधायिका द्वारा। विश्वास मत विधायिका द्वारा अगर खो देती है हमारी मंत्रिपरिषद, हमारे प्रधानमंत्री, तो उनको हटाया जाता है। और विश्वास मत जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित करते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। तो ये प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो कि हमारी वास्तविक कार्यपालिका है, उनको हटाया जाता है अपनी विधायिका के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, जो कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पारित किया जाता है। तो ये स्थिति ज़्यादा अच्छी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, सुमेलित करना है भारतीय विदेश सेवा को, प्रादेशिक लोक सेवा को, अखिल भारतीय सेवाओं को और केंद्रीय सेवाओं को। कि भारतीय विदेश सेवा कौन सी है, प्रादेशिक लोक सेवा का जो मतलब कि जो भी है उसका कौन सा इसमें से कथन है वो इससे सुमेलित हो रहा है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं अपन। भारतीय विदेश सेवा, भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। प्रादेशिक लोक सेवा, जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। अखिल भारतीय सेवाएं, जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती हैं, जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और होते हैं। तो ये हमने सुमेलित कर लिया। केंद्रीय सेवाएं हैं वो केंद्र सरकार के दफ्तरों में, अखिल भारतीय सेवाएं संपूर्ण, जैसे कि अपन ने जाना भी था अपने स्थायी कार्यपालिका वाले टॉपिक के अंतर्गत कि कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा। यहाँ कुछ अपन को समाचार दिए हुए हैं, तो उन समाचारों को पढ़कर अपन को ये जानना है कि ये किस मंत्रालय ने जारी किए होंगे।
यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र की सरकार का। फिर हमें ये भी जानना है कि ये जो मंत्रालय है जिसने ये जारी किया होगा समाचार पत्र, वो केंद्र सरकार का मंत्रालय है या फिर राज्य सरकार का मंत्रालय है। चलिए जान लेते हैं। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि सन 2004-05 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7, 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा। तमिलनाडु जारी करेगा, नई पुस्तकें जारी करेगा, तो अपन को लग ही रहा है कि ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया होगा, और वो भी तमिलनाडु सरकार के यानी कि प्रादेशिक सरकार के। भीड़ भरे तिरुवल्लुवर चेन्नई खंड में लौह अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन लगभग 80 किलोमीटर की होगी। यह लाइन पुट्टूर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अत्तिपुट्टू तक जाएगी। तो हम अगर रेलवे की बात करें तो रेल है वो केंद्र सूची का विषय है, तो निश्चित ही इसको हमारे जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, रेल मंत्रालय, उन्होंने इस समाचार पत्र को जारी करवाया होगा। रमैयमपेट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3 सदस्यीय उपविभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले 2 किसान फसल के मारे जाने से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो ये भी कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया समाचार पत्र है, और क्योंकि कृषि है वो राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य मंत्रालय यानी कि प्रादेशिक मंत्रालय ने ये समाचार जारी करवाया होगा। देखते हैं आंसर। यह समाचार तमिलनाडु की सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया होगा। तमिलनाडु सरकार यानी कि प्रादेशिक सरकार हो गई, वहां के शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया, क्योंकि राज्य शिक्षा मंत्रालय ही 7, 10 और 11 की शिक्षा के विषयों से संबंध है। यह समाचार केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय ने जारी किया होगा, जो कि केंद्र का विषय है, इसलिए यह केंद्र सरकार के अधीन है। यह समाचार प्रदेश के कृषि मंत्रालय ने जारी किया होगा। किसानों का विषय राज्य सरकार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, फिर कुछ कथन है, देखते हैं कौन सा कथन इस कथन के साथ मेल खाता है। लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनते हैं। लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनते हैं। राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनते हैं। गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनते हैं जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। तो इसमें ये वाला कथन हो जाएगा कि बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति हमेशा उसी व्यक्ति को चुनेंगे प्रधानमंत्री जिसको या फिर उसके गठबंधन को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है। चर्चा दी हुई है, कथन दिए हुए हैं, अपन को उनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन है वो लागू होता है सबसे ज्यादा। आलोक कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजा के समान है, वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है। प्रधानमंत्री सिर्फ बराबरी के सदस्यों में प्रथम है, उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं, सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर हैं। बोबी कहती है प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। तो तीनों ही कथन पढ़ने से साफ स्पष्ट होता है कि जो बोबी का कथन है वो बहुत ज़्यादा भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है। देखते हैं, बोबी का कथन भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रकट करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां निश्चित ही अधिक हैं, लेकिन सरकार को साथ लेकर भी उनको चलना पड़ता है। उन्हें सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? कि आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। तो मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ती ही है, ये आवश्यक है। हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया और इसको और स्पष्ट करने के लिए इस संविधान संशोधन के द्वारा इसकी व्याख्या भी की गई और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया, बाध्यकारी कर दिया। राष्ट्रपति केवल एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन वापस जब वो पुनर्विचार वाला विधेयक है वो वापस अगर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पास उसी रूप में लौटकर अगर आ जाता है तो राष्ट्रपति को उन पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, उसके लिए स्वीकृति देनी ही पड़ती है। देखते हैं इसका उत्तर। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल होगा। राष्ट्रपति उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य होंगे। यहाँ मंत्रिमंडल नहीं, अपन मंत्री परिषद शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी अपन मंत्री परिषद शब्द का इस्तेमाल करेंगे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि प्रथम बार में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी बार में पुनर्विचार के बाद जब विधेयक उनके पास आता है तो राष्ट्रपति को सलाह मानना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं? विधायिका को कौन कौन से अधिकार हैं और किन किन तरीकों से विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, इन सब बातों का अध्ययन अपन अपने अगले चैप्टर में करेंगे, जिसका शीर्षक है विधायिका। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए विधायिका को शक्तियाँ दी? देखते हैं इसका आंसर कि कार्यपालिका, पहली बात कि कार्यपालिका निरंकुश ना हो जाए। दूसरी बात, कार्यपालिका जवाबदेह रहे विधायिका के प्रति। कार्यपालिका जनहित के निर्णय ले। कार्यपालिका की शक्तियों को संतुलित बनाने के लिए, क्योंकि कार्यपालिका को बहुत सारी शक्तियां हैं, तो उनको संतुलित करने के लिए, उनको निरंकुश होने से रोकने के लिए, उनको जवाबदेह बनाने के लिए विधायिका है वो उन पर नियंत्रण करती है। कार्यपालिका द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का पक्ष विपक्ष सभी दृष्टिकोणों से आकलन करने के लिए कि कार्यपालिका जो भी निर्णय ले रही है, क्या क्या उससे लाभ हैं, क्या क्या उससे हानियां हैं, क्या क्या उसके पक्ष हैं, क्या क्या उसके विपक्ष हैं, इस बात पर एक विस्तृत चर्चा हो जाए, विस्तृत वाद विवाद हो जाए, विस्तृत इसका आकलन हो जाए। इन सब बातों को करने के लिए और विधायिका को ये शक्तियां दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र के काम काज में बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। जो हमारी स्थायी कार्यपालिका काम करती है तो उसमें बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। ये अपन ने जाना था स्थायी कार्यपालिका वाले टॉपिक के अध्ययन के अंतर्गत। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त एजेंसियाँ बननी चाहिए जिन्हें मंत्रियों को जवाब ना देना पड़े। क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन ज़्यादा जनहितैषी होगा? और क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन की कार्य कुशलता बढ़ेगी? किससे? इससे कि ऐसी एजेंसियां बने, स्वायत्त एजेंसियां, जिनको मंत्रियों को जवाब ना देना पड़े। क्या लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो? जो हमारी स्थायी कार्यपालिका होती है वो नियुक्त होते हैं वो व्यक्ति, जबकि जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो व्यक्ति निर्वाचित होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो क्या लोकतंत्र का मतलब ये है कि सारी की सारी शक्तियां हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए? उत्तर देखते हैं। प्रशासनिक तंत्र सामान्यतया जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होते, इसलिए यदि उनके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा तो इससे प्रशासन जनहितैषी नहीं रह पाएगा। ये एक पहलू है कि जो प्रशासनिक तंत्र होता है वो नियुक्त होते हैं वो लोग, उनका जनता से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होता है और उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती जनता के प्रति संवेदनशील होने की, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी योग्यता के कारण उस पद को प्राप्त करते हैं और स्थायी रूप से जब तक कि उनका कार्यकाल होता है, जितने वर्ष तक वो अपने पद पर रहते हैं। जबकि अगर अपन बात करें राजनीतिक कार्यपालिका की, तो राजनीतिक कार्यपालिका के जो व्यक्ति हैं वो जनता से चुने हुए होते हैं, इसलिए जनहित के मुद्दों पर उनको ध्यान देना जरूरी हो जाता है, उनके लिए आवश्यक हो जाता है। और हर 5 वर्ष बाद में चुनाव होने हैं, इसलिए जनहित के मुद्दे या फिर जनता की आकांक्षाओं को वो पूरा करेंगे, तभी वो वापस अपने पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा संवेदनशील राजनीतिक कार्यपालिका होती है जनहितैषी मुद्दों के लिए। तो अगर राजनीतिक कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी तो ये जरूरी नहीं कि स्थायी कार्यपालिका ऐसे ही कार्य करे या फिर वही कार्य करे जो कि जनहितकारी हैं।
आवश्यकता से अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासन की कार्यकुशलता को कम करता है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है, हाँ थोड़ा बहुत हस्तक्षेप ठीक है, जहां पर यह लग रहा है कि स्थायी कार्यपालिका जनहित के मुद्दों की उपेक्षा कर रही है, वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप फिर भी ठीक है। लेकिन हर बात में राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि वो लोग योग्य हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपनी योग्यता से चुनकर वहां आए हैं और निसंदेह काम का उनका अनुभव और काम करने में उनकी योग्यता राजनीतिक कार्यपालिका से बेहद ज़्यादा होती है। तो अनावश्यक हस्तक्षेप, जनहित के मुद्दों के नाम से अगर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप उनके कार्यों में किया जाएगा तो कार्यकुशलता में बेशक कमी आएगी, वो अच्छे ढंग से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो कुछ इस तरह के उपाय किए जाने चाहिए कि बहुत अधिक और अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप उनके कार्यों में ना हो, उनकी गरिमा को भी सुनिश्चित किया जाए जितना कि राजनीतिक कार्यपालिका की गरिमा होती है। जहां निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं तो वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पारंगत और प्रशिक्षित होते हैं। मतलब दोनों का ही समायोजन, दोनों का ही संतुलन होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ ये नहीं है कि जो जनता द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं सारी की सारी शक्तियां हैं वो उन्हीं को दे दी जाएं, क्योंकि ये बात सच है कि वो जनता द्वारा निर्वाचित हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, अगले चुनाव में उनको फिर जनता को जवाब देना है। लेकिन सिर्फ इस बात से ही वो किसी भी कार्य को करने में पारंगत नहीं हो जाते, किसी भी कार्य को करने में दक्ष नहीं हो जाते। वो दक्षता, वो पारंगतता और वो आनुभविक योग्यता है वो प्रशासनिक अधिकारियों की ही होती है। तो ये दोनों ही अंग स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका अपनी जगह महत्वपूर्ण है। दोनों ही अपने क्षेत्राधिकार में बेहतरी से कार्य कर सकते हैं। दोनों में आपसी सामंजस्य, आपसी संतुलन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह है निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए, इस विषय पर एक लेख लिखना है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि निर्वाचन आधारित प्रशासन का अर्थ क्या होता है। निर्वाचन आधारित प्रशासन का अर्थ होता है कि प्रशासन के सभी पदों पर निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाए। यानी कि जिस तरह से अपन अपने मंत्री नहीं, अगर अपन अपने लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और हमारे चुने हुए वो सदस्य बाद में कोई मंत्री पद प्राप्त करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं, किसी भी प्रकार के मंत्री बनते हैं, तो वो है निर्वाचित व्यक्ति कि उनका अपन ने निर्वाचन किया और 4-5 साल बाद में उनको फिर उस चुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरना है। तो ये मानना कि प्रशासन के सारे ही पदों पर निर्वाचित व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाए, जबकि जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है ये अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति होते हैं। तो निर्वाचन आधारित प्रशासन का अर्थ ये हो गया कि प्रशासन के सभी पदों पर निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाए और कर्मचारी को 4-5 वर्ष बाद चुनाव लड़ना पड़े तो इसे निर्वाचन आधारित प्रशासन कहेंगे। नियुक्त प्रशासन उचित होता है। क्यों होता है नियुक्त आधारित प्रशासन? क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर 5 साल के लिए केवल किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया जाए, 5 वर्ष के बाद में फिर उसको चुनाव प्रक्रिया से गुजरना है, तो उसका ज़्यादा ध्यान प्रशासनिक कार्य करने की तरफ नहीं अपितु अपनी वोट बैंक को बनाए रखने का होगा। वो ये कोशिश करेगा कि वो ऐसे कौन से काम करे, वो ऐसी कौन सी मतलब की प्रक्रियाएं अपनाए जिनके माध्यम से उनको अधिक से अधिक वोट प्राप्त हो। तो कार्य की तरफ उनका ध्यान कम होगा और राजनीति की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होगा। दूसरी बात, निर्वाचित व्यक्ति उस कार्य में दक्ष हो, योग्य हो, पारंगत हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए जो नियुक्ति आधारित प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपनी योग्यता के बलबूते एक प्रशिक्षण के तहत अपने इस पद पर नियुक्त होते हैं, वो प्रशिक्षित होते हैं, वो योग्य होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं। और दूसरा, उन्हें कोई वोट बैंक नहीं प्राप्त करना है, उनको चुनाव नहीं लड़ना है, तो उनका पूरा ध्यान अपने कार्यों पर रहता है। आंसर देखते हैं अपन कि प्रशासन एक कला है और प्रशासन के संचालन के लिए योग्यता का होना आवश्यक है। निर्वाचित जो कर्मचारी होंगे वो राजनीति से प्रभावित होंगे कि कौन से दल की अब सरकार है, उस दल के और कहें कि अपन लाभ के अनुरूप उस दल, किसी दल को अगर वो पसंद करते हैं या उस दल से वो जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वो निष्पक्ष और तटस्थ होकर भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो निर्वाचित जो कर्मचारी होंगे वो राजनीति से प्रभावित होंगे हमेशा। निर्वाचित कर्मचारी एवं कार्यपालिका
पालिका के मध्य राजनीतिक धारा के आधार पर विरोध की भी संभावना रहेगी कि निर्वाचित कर्मचारी हैं वो किसी और दल के हैं और जो राजनीतिक कार्यपालिका या जो मंत्री हैं हमारे वो और किसी दल के हैं, तो वो एक दूसरे में आपसी सहयोग नहीं कर पाएंगे, आपसी सहयोग नहीं करेंगे। जबकि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं, उनका किसी दल से कोई ताल्लुकात नहीं होता, उनको अपने कार्य करने होते हैं। तो जिस दल की भी सरकार हो उन्हें उसके साथ सामंजस्य बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। निर्वाचित कर्मचारी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना होता है, जबकि नियुक्त कर्मचारी हैं वो अधिक योग्य होते हैं और निपुण होते हैं। तो जाना अपन ने कि क्यों जो हमारी अभी व्यवस्था अपनाई गई है कि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नियुक्त होते हैं, तो यही प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है ताकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें एक अच्छा और योग्य कुशल प्रशासन प्राप्त हो पाए और वहीं जो राजनीतिक कार्यपालिका है उनका इनके ऊपर नियंत्रण या अंकुश उन्हें जनता के प्रति संवेदनशील भी बना पाए। तो ये दोनों ही कार्यपालिका आपस में सहयोग और सामंजस्य के द्वारा कार्य करेंगे तो निसंदेह एक बहुत अच्छा प्रशासन अपनी जनता को वो दे पाएंगे। धन्यवाद।